हाँ जी बच्चे, राम राम, नमस्कार सभी को। मेरा प्रणाम, स्वागत है सभी का आपके अपने ऐप करियरिबल ऐप पे। और फिर से हरियाणा जीके के बैच में, जैसे कि हम नमस्कार भाई, राम 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 राम। जो ऑनलाइन है फटाफट एक बार कमेंट कर दो। तो जैसा कि हम हरियाणा का इतिहास कर रहे थे बेटे, तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। और इस वीक के मिड से कुछ चेंजेस आपके शेड्यूल में आ जाएंगे। जो कह रहे थे एग्जाम पास है और सैटरडे भी क्लास लो, वो पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चे एक मिनट, कमेंट्स रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार। हाँ जी भाई, सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। राम राम सभी को। राम राम भाई, सभी को राम राम। यू आर नॉट ऑडिबल। देखो कमेंट लेट चले हैं थोड़ा सा बीच में, कई बार इंटरनेट की वजह से मुझे लगा कि क्लास ही लाइव नहीं है। हेलो सर, आई एम फ्रॉम पानीपत, हाउस यू? आई एम गुड, और उम्मीद करता हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। हाँ जी, पानीपत से ही क्लास, घर से ही ऑनलाइन ले रहा हूँ बच्चे। चलो नमस्कार भाई सभी को। अब एकदम से ज्यादा कमेंट आ गए हैं, तो नाम तो सभी के नहीं दिख रहे हैं। अजय, रामवीर, मोहिनी, मधु, कुलदीप, अनूप, प्रेमलता, रोहित। चलो सभी सभी को मेरा प्रणाम, और मैं बहुत अच्छा हूं। और दोबारा से धीरे धीरे वो एनर्जी गैदर कर पा रहा हूं बेटे। सभी स्टूडेंट्स का ही प्यार है। नहीं नहीं, आपको ये लगा कि आपके फोन में इशू है। मुझे ये लगा कि क्लास ही लाइव नहीं है, इसलिए मैंने टेक्निकल टीम को अभी कॉल करा था। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। मैंने लास्ट क्लास में आपको 1556 यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये मैंने कराया था जहां तक मुझे याद है। कोई बात नहीं कुलदीप, निश्चिंत रह। जहां भी
जो भी सब्जेक्ट मुझसे पढ़ेगा तेरे को फुल आउट ऑफ फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये अच्छे से आता है ना। निश्चिंत रहे। बाकी जो पढ़े हैं मुझसे उनसे फीडबैक ले लियो। और आपका ये प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, नहीं बच्चे मार्कर नहीं है मेरे पास। चलो, ये भी रीजनिंग की क्लास कब है बेटे? रीजनिंग फिलहाल मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, और मेरा खुद का 22 अगस्त का HCS का एग्जाम आ गया है, तो थोड़ा सा एक्टिवनेस वहां पे हो जाएगी। थोड़ा सा चेंजेस क्लास में करने हैं मुझे, वो आपको बता देता हूं। आपके जो एग्जाम्स हैं, ये एग्जाम्स जो है पास आ रहे हैं वो। अब मुद्दा ये है, नेक्स्ट क्लास में मार्कर के साथ मिलूंगा, ये प्रॉमिस है। मैं बहुत आलसी हूं सच्ची बताऊं तो, ये मेरे एग्जाम की डेट जो आई है ना उसकी वजह से हो गया हूं। मैं कहीं बाहर भी नहीं जाता सिर्फ इसलिए कि हाँ ये 1 घंटा भी बचा के तू पढ़ाई में लगा सकता है। तो बहुत मतलब सेल्फिश हूं इस मामले में। और अगर आप भी सेल्फिश हो जाओगे तो बेटे जल्दी कामयाब हो जाओगे, बहुत जल्दी, है ना। पढ़ाई के लिए सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है, चलेगा। एग्जाम्स जो है आपके पास आ गए हैं, तो थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं आप लोगों के बेनिफिट के लिए। वो चेंजेस क्या है? बैच में जो अनाउंस करा था और प्रॉमिस करा था वो ये था कि 5 डेज अ वीक आपकी क्लास चलेगी, 5 डेज अ वीक, है ना। और 1 आवर की क्लास जो है आपकी डेली होगी, है ना। यानी डेली के हिसाब से आपके 2 आवर डेली हो गए, और 5 डेज अ वीक है तो आपको 10 आवर्स की क्लास, ये क्लास आपको 1 वीक में मिलती थी, है ना। फिर कुछ बच्चों की डिमांड क्या आ रही थी, पढ़ाऊंगा भी और एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा, नहीं टाइम चेंज नहीं करूंगा। विनोद, ये विनोद कौन है? चलो देखो ध्यान दो। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर सैटरडे भी इंक्लूड कर लो, कि पेपर जो है, एग्जाम्स जो है वो पास आ रहे हैं। 10 की जगह अगर 12 घंटे की क्लास मिल जाए ना तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर यहां मुझे इशू आ रहा था कि मैं अपने लिए वो 2 दिन नहीं निकाल पाऊंगा, कि जिस दिन बिल्कुल फ्री हूं, आलसी पड़ा रहूं और पढ़ता रहूं। वो 2 दिन मुझे चाहिए ही चाहिए। अब यहां भी आपकी बात भी बिल्कुल जायज है, 10 से 12 घंटे कर दो। तो इसके लिए 4 से 5 दिन में एक चेंज कर देंगे हम। ये जो 1 आवर क्लास डेली है ना, इसको हम 1.5 घंटे की कर देंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे की डिमांड ये है कि ज्यादा एग्जाम पास आ गए हैं तो जल्दी फटाफट से कंटेंट कराओ। 1.5 घंटे की 2 क्लास। मेरा मैथ कमजोर है पर बेटे जहां तक मुझे पता है ये 3 आवर्स डेली की क्लास हो गई, है ना। 3 आवर्स डेली की क्लास हो गई। वीक में मैं 5 दिन पढ़ाता हूं, 5 डेज यदि मैं वीक में पढ़ाता हूं, तो ये मान के चलो कि 15 आवर्स आपको 1 वीक में मिल जाएंगे। 15 आवर्स जो है आपको 1 वीक में क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से सैटरडे इंक्लूड करके 12 आवर करने से बढ़िया है 5 डेज अ वीक ही रख के क्लासेस को 1 आवर की जगह, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे की कर दिया जाए। संदीप सर भी 1.5 घंटे की लेंगे, मैं भी 1.5 घंटे की क्लास लूंगा, है ना। राम राम भाई, सभी को राम राम। तो ये जो क्लास टाइमिंग है ना 1 आवर डेली, 4 से 5 दिन के अंदर बच्चे, ये नहीं तो कमिंग मंडे से तो जरूर होगा, शायद इस वीक में भी हो जाए। 4 से 5 दिन के अंदर 1.5 घंटे की क्लास कर दी जाएगी, 1.5 आवर्स। किसी दिन आप लोगों को यदि ये महसूस होता है कि ज्यादा हो रहा है, किसी दिन यदि ये महसूस होता है, तो उस दिन आपको 1.25 घंटे में भी छोड़ दिया जाएगा। कोई मतलब ऐसी सच कंपल्शन नहीं है, पर यह है 1 आवर प्लस क्लास आपकी डेली रहेगी। वो 1.25 घंटे की भी हो सकती है और 1.5 घंटे की भी। टॉम्ब ऑफ हेमू, हेमू का मकबरा कहाँ है बेटे? शोधापुर पानीपत में है, और मेरे घर से महज मैं कहूंगा कि 1.5 किलोमीटर दूर है हेमू का मकबरा। आप चाहे 2 घंटे की क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो बहुत बढ़िया, ये आपका प्यार, आपकी मेहनत है। नहीं देखो संदीप सर और मैं बराबर ही क्लास लेंगे बच्चे, वो तो चीज क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं है 3 घंटे की। चलो ये एक छोटा सा चेंज था, ज्यादा समय इस पे वेस्ट नहीं करेंगे।
और जल्दी ही 3 से 4 या 4 से 5 दिन में आपकी 1.5 घंटे की डेली की क्लास शुरू हो जाएगी, है ना। 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में। कंबोज कंबोज का कमेंट आया है कि सर 1.25 घंटे इनफ है। कोई बात नहीं, 1.25 से 1.5 घंटे कर लेंगे, वो कोई इश्यू नहीं है। चलिए, मैं आपको बता रहा था लास्ट क्लास में मैंने 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कराया था आपको। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, है ना। देखो, किसी किसी दिन ना लिखने का मन नहीं होता, सिर्फ बोलने का मन होता है ना, वो झलक जाता है। एक लाइन मैंने लिखी है, उसी से झलक गया होगा। गाइडलाइंस भी मिलेंगे सोनल, चिंता मत करो। हिंदू का मकबरा कैसे है सुरेश, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। सुरेश भाई कहते हैं कि हिंदू का मकबरा कैसे है, हिंदू का मकबरा, हिंदू का टॉम्ब, ये कैसे हो सकता है सर, ये क्वेश्चन मार्क है। और ये बात मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन भी करी थी कि मोस्टली टीचर आपको ये कहेंगे हेमू का मकबरा तो है ही नहीं, कुछ किताबों ने ऐसे ही छाप दिया, बट ऐसा कतई नहीं, ठीक है। हो सकता है, देखो काफी डाटा ऐसा है, शिवाज सर और मैं साथ में पढ़ा रहे हैं। शिवाज सर अगर यहाँ पे आए हैं साथ में, तो बेटे उनके डाटा में परफेक्शन होगी, तभी वो यहाँ पे आए हैं, है ना। लेकिन काफी नई चीजें मैंने शिवाज सर से सीखी हैं, काफी नई चीजें। और ये एक फैक्ट बनता भी है कि हिंदू का मकबरा कहां से आ गया। मेरे से 1.25 किलोमीटर जो है मेरे घर से, वो ये टॉम्ब ऑफ हेमू है। वो एक्चुअल में सिर्फ अब एक जगह बची हुई है जहां पे हेमू का मकबरा था। हेमू के जो मुस्लिम अनुयायी थे, जो उसके मुस्लिम फॉलोअर्स थे, जो उसको सपोर्ट करते थे, उन्होंने बनवाया था ये। ओके है। संदीप सर कह रहे थे हो सकता है बच्चे ऐसा देखो, अगर मैं मेरे से कोई हिसार का ऐसा फैक्ट पूछोगे ना, तो मैं भी तो यही बताऊंगा। फैक्चुअली बनता भी यह है कि हिंदू का मकबरा कहां से आ गया। लेकिन जो चीज मैं देख चुका हूं, और मैं कह रहा हूं कि मेरे घर से ही महज 1-1.5 किलोमीटर है, डेली मदर को ड्यूटी छोड़ने जाता हूं तो रास्ते में पड़ता है। अब जो चीज रोज देख रहा हूं उससे कैसे डिनाई कर दूं, है ना। अकबर का समकालीन कवि कौन है सर, ये लास्ट क्लास में यही क्वेश्चन मैंने छोड़ा था क्वेश्चन मार्क करके। अकबर का समकालीन कवि कौन है, ये आज डिस्कस करते हैं। बट इससे पहले सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हमने पढ़ा था, तो एक गुड़िया का कमेंट आया था कि मंडार राजपूतों का विद्रोह, मंडार राजपूतों का विद्रोह, ये कब कहां हुआ था सर, मंडार राजपूतों का विद्रोह। तो बच्चे आपको बता दूं, काफी डेप्थ में हमने बाबर के बारे में पढ़ा था, है ना। सुरेश भाई चाहते क्या हो, आप चाहते क्या हो। कुछ बच्चे कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं कि क्लास आगे नहीं चलने देनी। शिवानी वाला फैक्ट भी अब सुन ले भाई, ध्यान से सुनियो। शिवाज सर कहां से बिलोंग करते हैं आप सभी को पता है, हिसार और फतेहाबाद की साइड से शिवाज सर बिलोंग करते हैं। अब शिवानी मंडी का फैक्ट सुनो, शिवानी का फैक्ट सुनो, शिवानी मंडी का ध्यान से सुनना बच्चे। सुरेश ध्यान से सुनियो। शिवानी मंडी सबसे पहले कहां पे था, सबसे पहले ये हिसार में था, सबसे पहले हिसार में था। बंसीलाल जी ने शिवानी को भिवानी में मिला दिया। हिसार से ये 50-55 किलोमीटर पड़ता है, और भिवानी से, सॉरी, हिसार से 30 किलोमीटर पड़ता है, और भिवानी से ये 55 किलोमीटर के आसपास है, मतलब इतना कुछ है, यानी भिवानी से ज्यादा दूर पड़ता है। एक्चुअली होना चाहिए था ये हिसार में। अब जब खट्टर सरकार आई, तो दोबारा से ये मांग उठने लगी 2014 के बाद कि शिवानी को वापस हिसार में मिलाया जाए। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, कम से कम आप लोगों से एक कदम आगे हूं, मैं इस फैक्ट से अवगत हूं। 2017-18 के आसपास की बात है, अखबार में ये कटिंग आई हुई है, अखबार में प्रॉपरली एक दिन डिस्प्ले कर दूंगा यहाँ पे। शिवानी वाला जो फैक्ट है ना,
वो यहां पे डिस्प्ले कर दूंगा डिजिटल बोर्ड पे ही। अखबार में क्या आया था कि सिवानी मंडी वापस से हिसार में मिलाया जा रहा है। ये खट्टर साहब ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी थी। सिवानी मंडी हिसार में वापस से मिलाया जा रहा है। गोरखपुर फतेहाबाद से है सर, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से सुनो, ये कटिंग पढ़ने के बाद उस दिन के बाद आप कहां क्या सोचोगे? उस बात को 3 साल 4 साल हो चुके हैं, अब तक तो हिसार में हो जाना चाहिए था। तो मैं ये मान के चल रहा था कि हिसार में ही है। सॉरी। पर जो व्यक्ति यानी सिवाज सर वहां के हैं तो उस फैक्ट को ज्यादा बेहतरीन तरीके से वो जानते होंगे। कई किताबों में दिया गया है कि भिवानी कहां से अलग हुआ, हिसार से, कईयों में महेंद्रगढ़ दिया हुआ है। बेटे भिवानी का ना कुछ एरिया, भिवानी का जो कुछ एरिया है वो महेंद्रगढ़ से भी अलग हुआ है, और महज 10-12-15 गांव हैं वो। तो मैं इस तथ्य के लिए मतलब केडी कैंपस महेंद्रगढ़ में पढ़ाता था। माफी चाहूंगा, जितना ही एक्स्ट्रा समय लग रहा है अभी, इतना ही एक्स्ट्रा आपको पढ़ा के जाऊंगा, निश्चिंत रहना। केडी कैंपस महेंद्रगढ़ में मैंने पढ़ाया है ना। तो ये आनंद सर थे, उनके पिताजी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो उसका सारा इतिहास जानते थे। अब उस व्यक्ति से जब मैंने पता करा तब उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ से तो सिर्फ 10-12-15 गांव लिए गए हैं, मोस्टली जो है भिवानी हिसार से अलग हुआ है ना। तो यहां से फैक्ट निकल के आया। अब मैं पानीपत से हूं, कोई तथ्य आपको उसके बारे में ज्यादा बेहतर समझा सकता हूं। सिवानी आज के दिन भी ऑफिशियली मैं बात करूं तो भिवानी में ही है। आज के दिन भी सिवानी मंडी ऑफिशियली भिवानी में ही है, भिवानी में ही मार्क करोगे। मैंने किस आधार पे हिसार बताया था वो भी आपको बता दिया है, और वो कटिंग मैं आपको दोबारा से यहां डिस्प्ले करके दिखा भी सकता हूं, कितनी पुरानी कटिंग थी। ओके है अब यहां तक सुरेश? ये बता, आप कहीं से भी हो, बहुत अच्छी बात है। ये बता, ये समझ में आया ये मैंने सिवानी मंडी हिसार में क्यों बताया था? शिवाज सर से इस बारे में डेप्थ में बात हुई तो वो यही बोले कि सर ये खट्टर सरकार मतलब इतने सारे, भाई ये ऐसा होगा, ये इतनी बार बोल देती है, लेकिन पता नहीं कब जाके वो अप्लाई होगा, पर फिलहाल वो भिवानी में है। तो मेरा ये तथ्य क्लियर हो गया, मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है, बट वास्तविक फैक्ट आपके सामने रख पाऊंगा अच्छे से, है ना। तो सुरेश आप ध्यान रखियो, सिवानी मंडी भिवानी में ही है। दूसरा, टॉम्ब ऑफ हुमायूं पानीपत सोदापुर में है, ठीक है। अब बस इससे आगे क्वेश्चन मत करियो, यूजुअली इसको स्किप कर देता हूं मैं अगर कोई मतलब मुझे लगता है बेफिजूल का सवाल कर रहा है, बट यहां पे आपको एक बार क्लियरेंस दे दी है, चलेगा। तो मुद्दा था 1556 की लड़ाई तक हमने पढ़ा था, लेकिन एक गुड़िया का बीच में कमेंट आ गया था, वो था कि मंडार राजपूतों का विद्रोह हुआ था सर, है ना। तो बिल्कुल हुआ था, मंडार राजपूतों का विद्रोह हुआ था। एक्चुअल में हुआ क्या था बच्चे, ये आपको बता देता हूं। मतलब बाबर इतना मैं कह रहा हूं सक्सेसफुली चल रहा था और इतनी क्रूरता से चल रहा था कि जो देखो 12,000 की सेना लेके भारत में आया था बाबर, 12,000 की सेना लेके। हाँ कंटिन्यू कर रहा हूं, आगे ही चल रहा है बेटे। अब तो 12,000 की सेना लेके बाबर भारत में आया था। सामने इब्राहिम लोदी की 1.5 लाख की सेना थी, उसको भी हराया पहले। फिर 27 में खानवा के युद्ध में 1527 में अपने से 3 गुना सेना मिल गई थी, उसको भी हराया। अब देखना 1527 तक क्या हालात, कितना मतलब भारत में पैर जमा लिए थे बाबर ने। 28 में घर में घुस के 28 में घर घुस के चंदेरी का युद्ध करा, और आप सभी को बताया था कैसे मैदिनी राय को मौत के घाट उतारा, एक तरफा था, है ना। तो 28 तक कितना प्रबल हो गया है कि बाबर के सामने कोई मतलब हिम्मत नहीं थी किसी की कि कुछ भी बोल पाए या कुछ भी कर पाए। इतना क्रूर ये यहां तक हो चुका था और इतना पैर जमा चुका था। 28 में 28 एंड से, वैसे किताबों में आपको 1529 से मिलेगा,
1529 से मिलेगा मंडार राजपूतों का विद्रोह, लेकिन 28 एंड से इनका विद्रोह हल्का फुल्का स्टार्ट हो गया था। मंडार राजपूतों का जो विद्रोह था बेटे, किसकी अगुवाई में हुआ था? किसकी अगुवाई में हुआ था? मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह मंडार। और मैं पहले भी आपको मोहन सिंह मंडार के नेतृत्व में, मोहन सिंह मंडार के नेतृत्व में बेटे, इस मोहन सिंह की ना यहां पे कैथल वाले एरिया में बहुत बढ़िया पैठ थी, है ना। और वास्तव में इस एरिया का जो शासन चलाता था और लोग जिसकी मानते थे वो यही व्यक्ति था। और ये किस लिए करा था विद्रोह? किस लिए करा था? ये जो विद्रोह करा था ना, ये बाबर की, यदि इसका कारण पूछ ले तो बाबर की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, बाबर की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, बाबर की दमनकारी नीतियों के खिलाफ ये मंडार राजपूतों ने विद्रोह करा था। बिल्कुल सही है। विद्रोह काफी सारे हो जाएंगे और एंड में 1857 के आसपास बहुत सारे हुए थे। तो इनमें से मुख्य मैं जो मानता हूं ना, मंडार राजपूतों का विद्रोह कहां हुआ ये पूछा गया है, कब हुआ है ये पूछा जा सकता है, किसके खिलाफ हुआ है ये और या रीजन पूछा जा सकता है ना। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जाटों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कंप्यूटर की क्लास ले दो, पैटर्न बता दो, ये सारी चीजें शुरू में या लास्ट में बेटे बार बार बोल चुका हूं। फिलहाल जब टॉपिक करा रहा हूं सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड कमेंट। तो ये था बेटे मंडार राजपूतों का विद्रोह, और बाबर इसको बहुत आसानी से दबा दिया था। इसका दमन करने में बाबर सक्सेसफुल रहा था। बाबर ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था मेरे बच्चे। 1529 में लिखोगे आप इसको प्रॉपरली, जो विद्रोह शुरू हुआ था वो 1529 में हुआ था, है ना। वर्ष 1529 आप लिखोगे। 1556 पानीपत की सेकंड बैटल करा दी है भाई, लास्ट क्लास देखना। ये तो एक पार्ट कमेंट में पूछ लिया था, वो एक्सप्लेन करा है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत मैंने करा दिया है। चलिए इसके बाद देखना, जाटों का विद्रोह, औरंगजेब का पीरियड या शासनकाल। औरंगजेब बेटे बहुत ही क्रूर मुगल शासक कह सकते हो आप इसको, औरंगजेब को बहुत ही क्रूर मुगल शासक। इतिहास चला बाबर के बाद, 30 में बाबर की मृत्यु हुई, मैंने आप सभी को बताया था। 30 से 40 तक भारत की जो चार बेटे थे बाबर के, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, सभी में इसने अपना अफगानिस्तान और भारत वाला साम्राज्य बांट दिया था। और जो भारत का मुख्य एरिया जो है, या दिल्ली भी कह लो, आगरा भी कह लो, ये जो है हुमायूं के हिस्से आया था। हुमायूं 40 तक रहा, यानी 1540 तक हुमायूं रहा। 40 से 55 तक सूरी डायनेस्टी यानी सूर सल्तनत यहां पे रही है। बिल्कुल किसका? औरंगजेब का पीरियड बता रहे हो क्या ये? चलो, तो यहां सूरी सल्तनत आ गई, लेकिन 45 में, 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। एक लगभग कार्टून नेटवर्क की तरह था, और उक्का नामक जो उसने गोला दागा था, वो किले से टकरा के वापस उसके बारूद पे आके गिर गया और वहां फट गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो ये बड़ा एक कार्टून नेटवर्क। इसके बाद सूरी सल्तनत कमजोर पड़ गई। 1555 में वापस जो है हुमायूं ने भारत पर अटैक करा, और इसने
जीत लिया था। भाई क्या करूं फिर, 30 मिनट हो गई तो क्या चाह रहा है रोहित? क्लास खत्म होने दे, 30 मिनट क्या परमानेंट अपना भाग यहां से। लो यार, तुम लोग सोचते ही नहीं हो किसको क्या कमेंट लिख रहे हैं। मुझे पता है कब कहाँ क्या फैक्ट एक्सप्लेन करना है क्या नहीं करना है, लगे रहते हो बस। चलेगा, तो मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, एक ये पीरियड था बाबर के बाद का, ये आपस में ही उलझे रहे धीरे धीरे। इसके बाद जो ये मुगल घराना था, बाप बेटे एक दूसरे को मारना, एक दूसरे का दमन करना, इस पीरियड में उलझे रहे। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है हरियाणा पे क्या प्रभाव था, हरियाणा पे क्या प्रभाव रहा, है ना। तो हरियाणा पे आपको इतिहास हरियाणा का पढ़ना है। देखो, औरंगजेब के समय में 1707 तक रहा था ये। तो औरंगजेब के समय में 1669 में बहुत ही प्रमुख चीज आती है एक, वो है जाटों का विद्रोह। जाटों का विद्रोह। और ये प्रमुख मैं क्यों मानता हूं, जो बच्चा एचसीएस की तैयारी कर रहा हो ना, एक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, है ना। तो बच्चे, किसान आंदोलन है ना, इतिहास में यदि पूछा जाए आपसे, एचसीएस के इंटरव्यू में पूछा जाए, मेंस में कुछ भी लिखने को पूछा जाए, तो याद रखना, ये जो जाटों का विद्रोह है ना, ये जो जाटों का विद्रोह है, ये इतिहास का पहला हरियाणा के इतिहास का पहला किसान आंदोलन था, या फिर भारत के इतिहास का मैं कह सकता हूं। उसका कारण सुनना, खिलजी के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, दमनकारी नीति, यानी इससे पहले जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजाओं के खिलाफ विद्रोह होता था ना, वो दमनकारी नीतियों के खिलाफ होता था। जाटों का विद्रोह जो हुआ था ना, इसके ये किन कारणों से हुआ था बेटे? जाटों का विद्रोह कृषि कारणों से हुआ था। कृषि कारणों, इनका जो मुद्दा था ना, मोटिव था, मुद्दा एक ही था, टैक्स बढ़ा देना, अपनी मर्जी की फसल की उपज, मतलब किस फसल की उपज करोगे कितनी जगह में, वो भी हमें वहां के शासक के अनुसार चलना पड़ता था। तो गोकुला जाट प्रमुख नेता कौन थे? गोकुला जाट, राजा राम और चूड़ामणि, ये तीन प्रमुख नेता थे जाटों के विद्रोह के, या उस समय के किसान आंदोलन के आप कह सकते हो। लेकिन बच्चे, ये औरंगजेब था, मुगल शासक, बहुत क्रूर था ये। तो इसने आराम से इस आंदोलन का दमन कर दिया, या इसको भी दबा दिया। ये था आपका जाटों का विद्रोह। कब हुआ था? 1669 में, 1669 में। हांसी, हांसी में, हिसार में, इस एरिया में हुआ था बेटे। जो इसकी नींव पड़ी थी वो इस एरिया से पड़ी थी। झांसी की गद्दी बहुत महत्वपूर्ण होती थी उस समय तक। अभी तक ना आप दो जगह से पढ़े होंगे। पहला, लाइन टू लाइन लिखवाया होगा आपको, या ऐसा भी नहीं है, मैंने भी स्टार्टिंग वाले बैचेस में कभी लाइन टू लाइन ही लिखवाया है। मेरी बात को समझना। पर उस स्थिति में आ चुके हैं अब, कि चीजों को यदि हम लिख लें नोट्स बना के और कॉन्सेप्चुअली समझ लें, तो उसको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। वो एक होता है कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना। तो बेटे, कॉन्सेप्चुअली यदि चीजों को क्लियर करते चलोगे और उनको रिवाइज करते चलोगे ना, तो बड़ी इजीली आप किसी भी चीज को अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइन को लिखना और उस लाइन को बार बार एज इट इज रटना, वो बचपना था बेटे। उससे थोड़ा सा पार आ जाओ। अमन कह रहा है, नारनौल में क्या था सर ये विद्रोह? नारनौल में भी बताता हूं बेटे, ये नहीं, नारनौल में इसका प्रभाव गया था, जिसकी वजह से 72 में, इसके 3 साल बाद सतनामियों का विद्रोह होता है ना। चलिए,
सतनामियों का विद्रोह हुआ था, सतनामियों का विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था बच्चे प्रॉपरली नारनौल में। सतनामियों का विद्रोह हुआ था नारनौल में। किसके खिलाफ हुआ था? किसके खिलाफ हुआ था? औरंगजेब के खिलाफ ही 1672 में जाट आंदोलन या कह लो किसान आंदोलन के, जाटों के विद्रोह के या किसान आंदोलन के 3 साल बाद। अब ये हुआ किस लिए था सतनामियों का विद्रोह? ये सतनामी थे कौन भाई? ये उस समय के फकीर बाबे कह सकते हो, और ये नारनौल की साइड थे। एक्चुअल में जो किसान आंदोलन था या जाटों का विद्रोह था कृषि दमनकारी नीतियों के खिलाफ, उसका प्रभाव जब नारनौल तक पहुंचा तो जो नारनौल की आम जनता थी या किसान जनता थी उसमें थोड़ी सुरबुर थी, और आपस में चर्चाएं चलती थी कि कितना दमन हो रहा है। प्लस में वहां एक देखो, कोई भी बात चलती है ना, किसी भी चीज की आलोचना चलती है, तो हरियाणा में ना एक खास बात है, हरियाणा में ना 2 की 4 जुड़ती ही जुड़ती है ना। जैसे अभी कोरोना आया है, आपको पता है कोरोना आया है, आप अपने जो आपके पोते होंगे या मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको बताया करोगे, पता है 2020 में 21 में ऐसा हुआ था, 19 में कोरोना आया था। अब वो अगली जनरेशन को बताएंगे, पता है पहले ना एक कोरोना आया था 2019-20 में, है ना, उसके ना 4 पैर होते थे और वो कीड़े की तरह होता था। फिर वो अपने थर्ड जनरेशन को बताएंगे कि वो सांड की तरह दिखता था, जिस घर की तरफ मुंह कर लेता था घुस जाता था। ये था कोरोना। मतलब हरियाणा में मिर्च मसाला लगता ही है। अब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के यानी औरंगजेब के खिलाफत हो रही है बेसिकली हरियाणा के अंदर। औरंगजेब की खिलाफत या जनता इतनी भड़क चुकी थी, इतना परेशान हो चुकी थी, तो इस वजह से अब देखो लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस भी साथ में या पर्सनल रीजंस भी साथ में जुड़ने लग गए थे। पर सच्चाई यह है जो नारनौल वाला विद्रोह था यानी सतनामियों का विद्रोह हम जिसे कहते हैं, ये मुख्यतः फिर से किस पे आ जाता है घूम फिर के? दमनकारी नीतियों के खिलाफ। दमनकारी नीतियों के खिलाफ। इसका कारण मैं बताता हूं आपको। ये शुरू तो हुआ था जो यहां तक पहुंचा था, लेकिन वो बातचीत तक सीमित था, वो था कृषि नीतियों के खिलाफ। कोई बात नहीं, फिर लोगों के अपने दुख दर्द जुड़ते गए, है ना, और जब अपने दुख दर्द जुड़ते गए हैं लोगों के, उसके बाद मतलब आम जनता जो है उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, आम जनता की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर सके। आम जनता की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर यहां के जो बाबे थे, फकीर थे भाई, उन्होंने तलवारें उठा ली थी लास्ट में। उन्होंने, बच्चे एक सेकेंड, जो लेट ज्वाइन करा है जिन्होंने, उनको नमस्कार भाई। चलिए, तो आम जनता की हिम्मत नहीं हो रही थी। बेसिकली जो विद्रोह करा है ना सतनामी जो थे ना, ये नाथ कौम या नाथ पंथ कह सकते हो आप, या बाबे फकीर होते थे, एक लोकल भाषा में समझ लो। मतलब देखो,
आज के समय में या पुराने समय से जिसका घर परिवार नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, उसमें तो हिम्मत है, हाँ मैं मर लड़ जाऊंगा, लेकिन जिसका घर परिवार जुड़ा हुआ है ना, उसे हमेशा सोच रहती है, अपनी नहीं अपने घर परिवार की, है ना। तो नाथ समुदाय ने ही औरंगजेब की नीतियों का विद्रोह करा था। अब औरंगजेब ने नारनौल में ना फिर इस विद्रोह को शांत कराने के लिए जो औरंगजेब की शाही सेना होती थी ना, शाही सेना को भेजा था। और इस नाथ समुदाय के खिलाफ कहते हैं औरंगजेब ने इतनी क्रूरता, या शाही सेना ने इतनी क्रूरता दिखाई थी कि हरियाणा के इतिहास में कभी इतनी क्रूरता नहीं दिखाई गई जितनी ये सतनामियों के विद्रोह में दिखाई गई है। इधर से भाई ये नाथ समुदाय भी तलवार लेके ग्राउंड में उतर पड़े थे, और उधर से भी मतलब बेहद मारकाट मची है। और अंततः शाही सेना ने या कह लो औरंगजेब ने बेटे सतनामियों का भी दमन कर दिया था। शाही सेना ने या औरंगजेब ने सतनामियों का भी दमन कर दिया था। यह था आपका सतनामियों का विद्रोह, जो कि 1672 में हुआ, 1672 में हुआ, है ना। चलिए, चलो भाई, धन्यवाद एप्रिसिएशन के लिए। और बिल्कुल, अब यहां आपको एक मुद्दा मैं बताना चाहता हूं। चलिए पहले करनाल और पानीपत की तीसरी लड़ाई कर लेते हैं और करनाल का युद्ध कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ राजनीति या कुछ समीकरण बनेंगे, उनको हम ध्यान से समझेंगे। हरियाणा में 3-4 तरफ से कहानियां चलेंगी। जो 1857 की क्रांति हरियाणा में हुई है, हरियाणा में क्यों हुई है, क्या प्रभाव है, किस व्यक्ति का क्या योगदान रहा है, वो सब हम समझेंगे। इसके जस्ट बाद बेटे 1739 में होता है करनाल का युद्ध। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने सुना होगा करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कुछ क्वेश्चंस ना अछूते अभी भी छोड़ दिए हैं। मैं बार बार स्टार्टिंग से बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चन से जब ये सारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर कुछ क्वेश्चन रखूंगा आपके सामने, वहां से फैक्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। और जब इतिहास पूरा हो जाए ना, उसके बाद बताना कि सर क्या बचा हुआ, जब कंप्लीट हो जाए। करनाल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है बता दो फटाफट से, आप सभी को पता होगा। नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। ये रंगीला इसका नाम नहीं है बेटे, ये इतिहासकारों ने या उस समय के लोगों ने ही मोहम्मद शाह को नाम दिया था रंगीला, है ना। इसका कारण क्या है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे ना, वैसा ही कारण है। ये अपना मोस्टली टाइम जो है ना हरम में स्पेंड करता था अपना मोस्टली टाइम। अब ये पूछोगे ये हरम क्या होता है? हराम नहीं है बेटे, ये हरम है, याद रखना। हरम होता है महल का वो हिस्सा या वो कोना जहां पे दासियों को या रानियों को या स्त्रियों को रखा जाता है, ठीक है। तो ये अपना मोस्टली टाइम जो है हरम में स्पेंड करता था, इसीलिए इसको रंगीला कहा जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। चलिए, अब नादिर शाह कौन था, कहां से आया था? नादिर शाह आप सभी को पता है ईरानी ताकत थी, ईरान से आया था। और बेटे इसने डायरेक्टली मोहम्मद शाह रंगीला पे अटैक करा। एक्चुअल में ये युद्ध क्या था? ये एक प्रकार से युद्ध नहीं हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला और इसकी सेना कहते हैं कि युद्धाभ्यास कर रहे थे, यानी युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। और जब युद्धाभ्यास करते हैं ना, तो एक्चुअल प्रॉपर आपके जितने भी टूल्स होते हैं वो सभी एक तरफ रखे होते हैं, यानी जितने भी इनके हथियार थे वो इन्होंने एक तरफ रखे हुए थे, है ना। युद्ध अभ्यास कर रहे थे। और कहते हैं कि नादिर शाह की सेना ने
मोहम्मद शाह रंगीला की सेना को और उसको आके घेर लिया था, मतलब वो हिल तक नहीं पाए थे, है ना। जब ये हिल तक नहीं पाए, बिल्कुल कैप्चर हो गए एकदम से चारों तरफ से, तो बोला नादिर शाह को कि हाँ जी, कौन आप, कैसे, कहां से, और क्या चाहिए आपको। तो नादिर शाह ने सोचा कि देखो, कुछ इसने सुन रखा था और कुछ इसने हवा में तीर चलाया। बोला कि मैं बताऊं मुझे क्या चाहिए या तू ही बताएगा तेरे पास क्या है। मतलब एक होते ना, जैसे किसी को पुलिस उठा के ले जाती है भाई, तो पीटती रहती है। अब आप कहोगे कि मतलब अपने जीवन के आप सारे धीरे धीरे मतलब जितने भी आपने क्राइम करे हैं ना, वो सारे कबूलने शुरू कर देते हो जैसे ही आपकी पिटाई होनी शुरू होती है। लेकिन पुलिस रुकती नहीं है, पुलिस फिर भी पीटती रहती है। फिर पता क्या कहती है कि नहीं, तूने वो तो अभी तक बताया ही नहीं जो मुझे पता है। वही खेल खेला नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के साथ। फिर आप सब कुछ अपना बताते चलते रहो और वो फिर भी पीटता रहेगा कि नहीं, इस व्यक्ति में अभी भी गुंजाइश बची है, कुछ ऐसा और बताएगा, नया बताएगा। तो यही कहानी यहां पे बनी है। नादिर शाह कहता है कि तू ही बता दे भाई, तेरे पास क्या है, मुझे बताने की जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है। तो मोहम्मद शाह रंगीला कहता है कि अच्छा, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, चलो भाई ठीक है, तो एक काम करो, तुम कोहिनूर हीरा ले जाओ और मेरी जान बख्श दो। बोला अच्छा, बोला ठीक है, कोहिनूर हीरा दे दो, आपको बता देता हूं वो कोहिनूर हीरा कहां रखा हुआ था। उसने सोचा, एक कोशिश करी थी कि सिर्फ कोहिनूर हीरा देके काम चल जाए, क्योंकि वो जड़ा हुआ था, कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था बेटे मयूर सिंहासन में, यानी तख्त ए ताउस में, है ना। तख्त ए ताउस को उठा लाया था ये दिल्ली से, और तख्त ए ताउस में कोहिनूर हीरा था। लेकिन नादिर शाह बोला, फिर से वही पुलिस वाली स्कीम कि नहीं, सिर्फ ये नहीं, तूने वो तो बताया नहीं जो मुझे पता है ना। बोला अच्छा, तुम्हें वो भी पता है क्या। बोला हाँ पता है। तो बोला ठीक है भाई, इसको मयूर सिंहासन भी दे दो। तो दूसरी चीज नादिर शाह भारत से क्या ले गया है, वो दूसरी चीज है बेटे मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, तख्त ए ताउस। तख्त ए ताउस, इंग्लिश में भी यही कहते हैं इसको, तख्त ए ताउस ही कहते हैं। तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन वो यहां से ले गया था। फिर बोला कि अभी देख, अभी भी तूने वो चीज नहीं बताई है जो मुझे पता है। अब भाई मोहम्मद शाह रंगीला इतने समय से हरियाणा में रह रहा था, तो ये हरियाणा वाली पे आ गया। बोला माँ की नेम भाई, और कुछ नहीं है, और मारता हूं मार ले अब, है ना। तो इस बेचारे को दया आ गई। बोला जब माँ की नेम खा लिया तो हरियाणा में इससे बड़ी चीज तो और क्या होती है। बोला ठीक है भाई, ओके रिपोर्ट है, तेरे पास और कुछ नहीं है तो ओके। फिर नादिर शाह इसको कहता है कि हम लोग इतनी दूर से आए हैं, हम लोग इतनी दूर से आए हैं, मराठे कहां से आए वो सब चीज रिलेट होगी ना बेटे, थोड़ा सा समय दो। राजीव चौक के बाद 12 खंबा रोड, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस की मैं बात करूं, और कोहिनूर हीरा, ये दो चीजें हैं जो कि नादिर शाह भारत से लूट के ईरान ले गया था। फिर मोहम्मद शाह रंगीला को कहता है देखो भाई, इतनी दूर से थक के आए हैं, बढ़िया सा तो हमारे लिए डिनर बनवा दो, और बढ़िया बढ़िया पटियाला बैग बनवा दो, और एक काम करो, सारे के सारे घुंघरू डाल लो, और बोला थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। अब सेना ये सब करे तो एक बार को पच भी जाए। मोहम्मद शाह रंगीला को बोला कि तू भी घुंघरू डाल ले और बढ़िया सा डांस दिखा दे, मुन्नी बदनाम हुई, है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला को लगा कि इससे बढ़िया तो मरना ही ठीक है, ये तो इज्जत ही उतर जाएगी। फिर मोहम्मद शाह रंगीला एक स्कीम खेलता है। वो कहता है अरे एक बात बता, डांस तो हम दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपना आखिरी पैतरा खेलता है कि डांस तो हम दिखा देंगे, कोई समस्या नहीं है ना, मुन्नी शीला जो भी कहेगा वही दिखा देंगे। बट तू एक बात बता, तुझे क्या लगता है, सर पानीपत की थर्ड बैटल भी तो है,
बेटे पानीपत की थर्ड बैटल कब हुई? 1761 में, है ना। जब बच्चे हम यहां पे पहुंचेंगे ना तभी तो हम उसको करेंगे। 39 में उसको कहां से करा दूं या उससे पहले कैसे करा दूं? दूसरा, इससे पहले तो अभी और चीज भी थोड़ी बहुत आपको बतानी है। तो एक बार सीरीज से चल रहे हैं, इसी का मतलब है राजीव चौक के बाद बाराखंबा रोड। देखो अब ध्यान दो। अब ये कहता है मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह को कहता है कि बेवकूफ आदमी, तुझे क्या लगता है तू ईरान से चल के यहां तक आया है और तूने हमसे ये सारा कुछ लूट लिया है? ये बात क्या अभी तक अंग्रेजों तक नहीं पहुंची होगी? जब तुझे ये पता था मेरे पास तख्ते ताउस है या मयूर सिंहासन है और कोहिनूर हीरा है, जब तू ये खबर रख सकता है तो तुझे क्या लगता है यहां अंग्रेजों के एरिया में अंग्रेजों के गुप्तचर नहीं घूमते होंगे? रुक तू रात भर और आराम से डांस देख, और सुबह तू भी घुंघरू पहन के डांस करेगा, अंग्रेज तारे दिखा देंगे तेरे को। ये बात नादिर शाह के जहन में बैठ जाती है कि हाँ थोड़ा और थकना ठीक है, लेकिन रात को ही यहां से निकल लेंगे तो फायदे में रहेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला की जान इसने बख्श दी और ये वापस ईरान चला गया। तो मुद्दा ये है, क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा करनाल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, किस ईयर में हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज तक जितनी बार भी क्वेश्चन आया है वो यही आया है कि कौन भारत से कोहिनूर हीरा या मयूर सिंहासन लूट के ले गया, या फिर नादिर शाह भारत से इनमें से क्या क्या चीज लूट के ले गया। ऑप्शन ए कोहिनूर हीरा, ऑप्शन बी मयूर सिंहासन, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आंसर आ जाएगा कि दोनों ही चीजें यहां से लूट के ले गया था। समझ में आया है यहां तक? ओके है? ओके है गुरुजी, ओके है, ओके। चलो चला जाए आगे। नोट करना है जो कुछ भी कर लो भाई। नेपोलियन ऑफ ईरान भी यही है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल जी बिल्कुल। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्रदीप भाई तब से कह रहे हो करंट अफेयर्स। भाई कहते हो तो इतिहास रोक के पहले करंट अफेयर करा दूं? हाँ, करंट अफेयर्स मैं ही कराऊंगा, बखूबी कराऊंगा। क्लास कंप्लीट करो और फिर एंड में जब तक हर बच्चा ये नहीं कहेगा ना कि गुरुजी पैसा वसूल बैच था, और बैच में जो डाटा हुआ है इससे बेहतरीन डाटा हमें नहीं मिल सकता कहीं भी, किसी भी एक पुस्तक में या एक बैच में एक साथ नहीं मिल सकता, तब तक बैच खत्म नहीं होगा। निश्चिंत रहना बिल्कुल। हो गया है, नोट कर लिया है? ओके है सर, ओके। चलो ध्यान दो, 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कराऊंगा। देखो 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, डेट अभी लिखूंगा, लिखी नहीं है, 14 जनवरी है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन इससे पहले कुछ समीकरण आपको समझाना चाहता हूं मेरे बच्चे। पानीपत की तीसरी लड़ाई पे आऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ समीकरण मैं यहां पे समझाना चाहता हूं आपको। देखिएगा, इसको एज इट इज छोड़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मुगल बादशाह आलमगीर ने, मुगल बादशाह आलमगीर ने, क्योंकि ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो आलमगीर मुगल बादशाह जो था उसने मराठों को इसने KKR यानी कुरुक्षेत्र, उस समय की लैंग्वेज में बोलूं तो थानेसर, थानेसर जो है भेंट या कह लो जागीर में दे दिया, जागीर में दे दिया। और बच्चे ये जो मराठा शक्ति थी उस समय पे काफी प्रभावी शक्ति थी संपूर्ण भारत में, यदि मैं बात करूं। बिल्कुल हो जाएगा बच्चे, सिलेक्शन बिल्कुल होगा। एप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिएगा ध्यान से, मराठों को थानेसर किसने, आज तक आपको या मेरे प्रीवियस बैच वालों को तो पता होगा, यही लाइन ढूंढ के देखना आप, मराठे हरियाणा में कहां से आए, इसी चीज का अस्तित्व आपको इतना इजीली किताबों में नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं कहना चाहता हूं मराठों को सिर्फ एक थानेसर वाला एरिया जागीर में दिया, किसने, आलमगीर ने, मुगल बादशाह ने। और देखिएगा हांसी, मैं कहूंगा हांसी, दिल्ली और थानेसर, ये तीन जगह ही थी जो हरियाणा का मुख्यगढ़ रहे हैं शुरू से। स्टार्टिंग में थानेसर, फिर दिल्ली और हांसी, और फिर से मराठों के आते आते थानेसर पे काफी प्रभाव हो गया था। 1530 में, नहीं बच्चे, ये बात तो है 1754 के आसपास की, 1754 में बच्चे, 53 और 54 के आसपास की बात है ये, जो मराठों को जागीर में दिया था, है ना। अजय कह रहा है आलमगीर तो औरंगजेब का ही नाम था। बच्चे ये बात हो रही है 1754 की, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है ना। चलो, जिसने तराइन के 2 युद्ध लड़े वो पृथ्वीराज चौहान, उसका नंबर साथ में याद रखना कौन सा था। विग्रहराज, जिसने तोमर राजाओं को हराया वो विग्रहराज 4th था, ठीक है। ये आलमगीर द्वितीय था। चलो, तो मैं यहां से जो समझाना चाहता हूं आप सभी को, यहां पे मराठों का शासन आ गया धीरे धीरे, ये एक स्टोरी समझा रहा हूं। मराठे जो हैं, मराठे आगे की ईयर्स की बात बता रहा हूं, संपूर्ण हरियाणा में फैलेंगे। बीच में आपको हरियाणा पानीपत का तीसरा युद्ध बताऊंगा, संपूर्ण हरियाणा में मराठों का विस्तार होगा। कुछ शासक तो बिना लड़े ही इनकी, कुछ क्या मैं कह रहा हूं 80% शासकों ने बिना लड़े ही, बिल्कुल औरंगजेब था, प्रदीप सही कह रहे हो, मराठों का हरियाणा पर अधिकार हुआ था सर जी। बता रहा हूं भाई, यही बता रहा हूं दीपक, इसके बाद कुछ डाउट बचे तो बताना। तो धीरे धीरे संपूर्ण हरियाणा में ये फैले, और कैसे फैले कि 80% शासकों ने बिना लड़े ही इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसका मतलब क्या है, बिना लड़े ही इनकी अधीनता स्वीकार करने का मतलब क्या है कि हम आपके संरक्षण में रहेंगे, कोई बाहरी ताकत हमारे ऊपर आक्रमण करेगी तो आप हमें संरक्षण दोगे, बदले में, इस चीज के बदले में हम अपने एरिया से जितना भी टैक्स यानी कर वसूलते हैं उसका कुछ हिस्सा हम आपको दिया करेंगे। ये होता है अधीनता स्वीकार करना, या किसी भी प्रकार की एक संधि होता है। तो 80% शासकों ने बिना लड़े ही मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और कुछ एक जो बोला बाई टीट और टेट, फैलना तो है हमें पूरे हरियाणा में, कुछ एक ने हल्का फुल्का युद्ध करने की कोशिश करी, लेकिन वो बड़ी आराम से मराठों से हार गए थे, क्योंकि इस समय 1754 में कोई इतनी प्रभावी ताकत नहीं थी हरियाणा में। इस प्रकार से हरियाणा में मराठों का विस्तार होगा। अब ग्राम सचिव के पेपर में एक समरू बेगम का क्वेश्चन आया था, समरू बेगम का महल का है, उस समरू बेगम का अस्तित्व कहां से आता है, वो भी मराठों की अधीनता स्वीकार करके और मराठों के अंडर ही शासन करेगी। जो ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूं बेटे, कमेंट आ गया था कि वो तो हुआ ही नहीं है ना। जो कैंसिल हुआ था ना उसमें आया था क्वेश्चन कि समरू बेगम का महल कहां है, उत्तर था गुरुग्राम। तो वो सभी आपको बताता हूं अभी कहां से आता है। बट मराठे धीरे धीरे हरियाणा में फैलते जा रहे थे। अब उधर से अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होती है बेटे पानीपत की लड़ाई, कब, 14 जनवरी को, 14 जनवरी को, 14 जनवरी को, 14 जनवरी 1761 की मैं बात करूं, 14 जनवरी 1761 की मैं बात करूं,
तो ये मकर संक्रांति वाला दिन ही था कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध होता है। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने किसके खिलाफ लड़ी, और हो सकता है कि वहां पे मराठा ऑप्शन में दिया ही ना हो। तो याद रखना, सदाशिवराव भाऊ वो व्यक्ति थे जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेतृत्व करा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किसने करा था बेटे? सदाशिवराव भाऊ ने। इन्होंने ही स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, थानेसर या स्थानेश्वर के प्राचीन शिव मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। ये भी मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में। तो बच्चे इनके सामने इनकी जो लड़ाई होती है ना, इसमें मराठों की हार होती है और जीतता कौन है? अहमद शाह अब्दाली। और पानीपत मूवी में आप देख भी सकते हो, ये लड़ाई एकदम लगभग टल गई थी, लेकिन ये सिर्फ एक अहम की लड़ाई रह जाती है। बच्चे कमेंट कब बंद होते हैं कब नहीं, उस चीज के लिए बेफिक्र रहो। ऐसा नहीं है कि 5 बजे कमेंट बंद हो जाते, है ना। देखो 5 से ऊपर समय हो गया और अभी भी कमेंट आ रहे हैं। मराठा दिवस या शौर्य दिवस, बिल्कुल। ये जो लड़ाई हुई थी ये कहां पे हुई थी बेटे? पानीपत के काला अंब में। पानीपत के काला अंब में। इसके बारे में सारी चीज पढ़ेंगे, निश्चिंत रहो। पानीपत के काला अंब में ये लड़ाई होती है। काला अंब नामक जगह है, उगराखेड़ी गांव आता है। पानीपत से यूपी वाली जो सड़क निकलती है उससे थोड़ा सा आगे चल के काला अंब है ना, वहां पे ये लड़ाई हुई थी। और बच्चे मराठे आज के दिन भी करंट अफेयर बोल रहे थे, भाई महाराष्ट्र के सीएम ने 2 करोड़ रुपए दिए थे काला अंब के संरक्षण और इसको सजाने संवारने के लिए, अभी भी। और 14 जनवरी को हर साल अभी भी यहां पे शौर्य दिवस मनाया जाता है। शौर्य दिवस। यहां एक बात आपको बता दूं कि काला अंब पानीपत में भी है, अंबाला में भी। और पानीपत के काला अंब में वॉर हीरो मेमोरियल है और अंबाला के काला अंब में भी वॉर हीरो मेमोरियल बना है ना। लेकिन ये मराठों की याद में है और वो फ्रीडम फाइटर्स 1857 की क्रांति के नेताओं की याद में। तो पूछे तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी, आपको यही मार्क करना है काला अंब या वॉर हीरो मेमोरियल कहां पे है बच्चे? पानीपत में, क्योंकि ये ऐतिहासिक पार्ट आ जाता है। वो जो है एक प्रकार से मतलब 1857 की क्रांति रिवोल्ट का पार्ट है। तो मॉडर्न इंडिया की तरफ हम चल पड़े हैं, है ना। इतिहास से रिलेटेड जो कुछ है यहाँ ये पार्ट है, इसलिए ये आपकी पहली प्रायोरिटी रहेगी। और शायद अभी स्टाफ नर्स का या पता नहीं कौन सा पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि ये काला अंब कहाँ पे है या फिर वॉर हीरो मेमोरियल कहाँ पे है, तो क्या बोलोगे? पानीपत में है। चलिए, मराठों की हार के कई कारण थे। सबसे पहला कारण था बेटे हार के कारण। हार के कारण क्या क्या थे मराठों के? हालांकि इस लड़ाई के बाद भी अहमद शाह अब्दाली चला जाता है और हरियाणा पे अधीनता मराठों की ही रहती है। सबसे पहला हार का कारण मैं मानता हूं मौसम। बच्चे संरक्षण जरूर देना था यहां पे, लेकिन आना तो उन्हें साउथ से ही था, है ना, महाराष्ट्र साइड से आना था। और वहां पे ऐसा मौसम होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। देखा भी होगा आपने मराठों को, लंबी सी चोटी और ऐसे लुंगी वगैरह में रहते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये 14 जनवरी को उत्तर भारत में कितनी ठंड होती है। और हरियाणा की लैंग्वेज में मैं कहूं तो ठंड नहीं होती बेटे, यहाँ जाड्डे होते हैं उस समय, है ना। तो बेचारे आए और जाड्डे में मारे गए, या उस स्थिति में नहीं रहे कि प्रॉपरली वो युद्ध लड़ पाए। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कारण यही था। दूसरा बहुत बड़ा कारण था अपनों से धोखा। मतलब क्या है अपनों से धोखा? एक बहुत बड़ी सेना, मैं आपको बता देता हूं, करीब 2.5 लाख की सेना थी। अहमद शाह अब्दाली की करीब 2.5 लाख की सेना थी। बहुत बड़ी ताकत थी बच्चे। और 2.5 लाख की सेना थी ना,
देखो अहमद शाह अब्दाली को यहां शासन तो करना ही नहीं था, ये तो चीज क्लियर थी। अब मराठे कहते हैं यहाँ के लोकल राजाओं से मिलते हैं, राजस्थान में, बाड़मेर में, अलग अलग जगह जाके लोकल राजाओं से मिलते हैं, मूवी में भी आप देख सकते हैं ये चीजें। और कहते हैं कि देखो एक बाहरी ताकत हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है, बाहरी ताकत हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है, तो हम लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए। और वो सारे राजा कह देते हैं डन। लेकिन फिर अब्दाली भी उन राजाओं के पास संदेश भिजवाता है कि देखो मुझे यहां से कुछ लेना देना नहीं है, यहां से कुछ नहीं लेके जाना है, मैं यहां हरा के चला जाऊंगा, यदि आप लोग मेरा साथ दें। कुछ एक मुख्य जो राजा थे उन्हें कहते हैं यदि आप लोग मेरा साथ दें तो यहां की सत्ता आप लोगों के हाथ में दे जाऊंगा। तो गद्दी का लालच बेटे आज तक भी घर परिवार के अंदर ही लड़ाई करवा रहा है ना। आप समझ सकते हैं मैं कहां ये इशारा कर रहा हूं। तो उनके अपनों ने, मतलब जिन्होंने वादा करा था मराठों को कि हम आपका साथ देंगे, वो युद्ध के मैदान में अब्दाली की तरफ खड़े मिले थे। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तीसरा, हैबिट जो थी मराठों को आमने सामने का युद्ध लड़ने की आदत ही नहीं थी, उन्हें गोरिल्ला वॉर की आदत थी। हैबिट जो थी उनकी गोरिल्ला वॉर की थी। आप देखते होंगे साउथ की मूवीज में ऐसे जंगलों में नारियल के पेड़ से लटकता हुआ आता है, गर्दन काट के ले जाता है एक व्यक्ति, है ना। ये होते छुप के वार करना, गुरीला वार की आदत थी, आमने सामने की युद्ध की आदत ही नहीं थी। ये तीन बड़े कारण थे। पर मैं जो मानता हूं सबसे मुख्य कारण था, मैं हमेशा से कुछ हल्का फुल्का एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करता हूं बेटे। एक हमारा ग्रह होता है गुरु, और बेटे जिनकी कुंडली में गुरु उच्च का होता है ना, तो भाई उसका प्रभाव ही अलग रहता है, गुरु। लेकिन ये शब्द है ना, ये शब्द, इसकी गहनता आप समझ नहीं पाओगे, इसका इंपॉर्टेंस आप नहीं समझ पाओगे। जब ये लोग चले थे, अपने राज दरबार से उत्तर भारत की तरफ, तब इनके गुरु ने कहा था कि हमें आपके साथ चलना चाहिए, और सदाशिव राव भाऊ ने कहा कि नहीं, और महिलाओं को साथ ले गए थे। और महिलाओं का साथ होना युद्ध के मैदान में या युद्ध की जगह पे, महिलाओं का साथ होना, मेरा यह मानना है, यदि युद्ध के समय पे वो किसी स्थिति में फंस गए तो महिला काम नहीं आएंगी, गुरु ही उन्हें कुछ ना कुछ तरकीब बता के देगा। इस बात को समझना। तो गुरु का साथ बहुत जरूरी था। और सदाशिव जो है ना, जैसे ही लोकल राजाओं ने एक आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, तुरंत गुरु को बोला कि आपकी अब कोई जरूरत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसको मैं गलत नहीं कहूंगा, ये बहुत ही वीर पुरुष थे वास्तविकता में। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप परेशान ना हो, आप बैठो, आपने मुझे संपूर्ण ज्ञान दे रखा है, मैं अपने आप देख लूंगा। और इस ओवर कॉन्फिडेंस ने ही सदाशिव राव भाऊ को हरा दिया था। ये भी कारण था मराठों की हार का, है ना। तो ये समीकरण रहे। और इसके बाद हालांकि ये चला गया अहमद शाह अब्दाली, और शासन जो है वो फिर भी किसके हाथ में रहा था, मराठों के ही हाथ में रहा था। 1803 में सुरजी अंजन की संधि के तहत, गांव सुरजी अंजन की संधि के तहत मराठे जो हैं अंग्रेजों को हरियाणा बेचेंगे। लेकिन उसके बीच में कुछ समीकरण यहां पे ऐसे बैठेंगे 1761 से 1803 के बीच में, जिसमें एक बहुत बड़ी कहानी उभर के आई थी, जॉर्ज थॉमस, जिसको आप लोगों में से मोस्टली अंग्रेज समझता होगा। नहीं, वो एक आयरिश बंदा था, 1782 में चेन्नई के तट पे आया था, शुरू में डाकू था, है ना। और कैसे वो समीकरण कैसे कहां से कहां पहुंचे, या कैसे कोई इंसान तत्परता से या दिमाग से काम ले तो कितने ऊपर तक जा सकता है, ये नेक्स्ट क्लास में हम जरूर पढ़ेंगे। और मुझे बताओ कि यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? यहां तक किसी को कुछ डाउट है भाई? यदि यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो एक बार बताओ, नहीं तो फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां तक यदि डाउट नहीं है तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं।
बेटे क्वेश्चंस से ना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, लास्ट में कुछ एक क्वेश्चंस यहां लिखूंगा और क्वेश्चन से कुछ फैक्ट्स इतिहास के समझाता चलूंगा। जिस दिन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए उस दिन मुझे यह बताना कि फलाने पेपर में फलानी चीज मैंने इतिहास में देखी थी और वो आपने नहीं बताई। जिस दिन इतिहास कंप्लीट हो जाए, यहां तक यदि ओके है तो मुझे बता दो। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चे। चलिए, मंडार राजपूतों का विद्रोह 1529 में हुआ था। कहां पे? कैथल में हुआ था बेटे, मोहन सिंह मंडार के नेतृत्व में। लेकिन बाबर ने इसका दमन कर दिया था आसानी से, और हुमायूं का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था इसमें। इसके बाद देखिएगा, औरंगजेब की बात करूं तो ये बड़ा क्रूर शासक था, बड़ा क्रूर शासक था। 1658 से 1707 तक इसका बहुत लंबा पीरियड रहा है। बड़ा ही क्रूर शासक था। और औरंगजेब के खिलाफ पहले जो इसकी कृषि नीतियों के खिलाफ हुआ है वो हुआ है जाटों का विद्रोह, जिसके मुख्य नेता थे गोकुला जाट, राजाराम और चूड़ामणि। फांसी साइड हुआ था और इसने आराम से इसका दमन कर दिया। लेकिन ये पहला किसान आंदोलन था इतिहास का। लेकिन किसान आंदोलन तो आज भी चल रहा है, पर वही कहानी उस दिन थी और वही आज है। वही कहानी उस दिन थी और वही आज है। वो क्या है? एक बार ना एक बच्चा क्लास में लेट हो गया, और काफी लेट हो गया था। तो उसको कहता है टीचर, भाई लेट क्यों हो गया है? आते ही 2 थप्पड़ मारे। तो उसने बताया कि मैं एक बुढ़िया को सड़क पार कराने लग गया था, इसलिए वो मैं लेट हो गया था। थोड़ा गिल्ट फील हुआ टीचर को। बोला अच्छा कोई बात नहीं। बोला लेकिन इतना लेट कैसे हो गया? भाई सड़क पार कराने में 2 मिनट 2.5 मिनट, तो 20 मिनट लेट है। तो बोला वो बुढ़िया ना सड़क पार नहीं करना चाह रही थी, इसलिए जबरदस्ती सड़क पार करानी थी, इसलिए मैं लेट हो गया। पिताजी ने सिखाया था कि बूढ़ों की वृद्धों की हेल्प करते हैं, जैसे सड़क पार कराना, उन्हें खाना प्रदान करना, पैर दबाना, है ना। तो मैं वो कोशिश कर रहा था। तो वही आज के दिन किसान आंदोलन में भी चल रहा है कि कुछ चीज हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमें जबरदस्ती दी जा रही है। चलो, पहले भी वही कारण था कि उनकी जो कृषि नीतियां थी, किसान नहीं चाहते थे, जबरदस्ती औरंगजेब थोप रहा था। इसका प्रभाव नारनौल में पहुंचता है और सतनामियों का विद्रोह होता है। बेसिकली कौन सा समुदाय है? नाथ समुदाय था, जिसने जिसने विद्रोह करा था औरंगजेब के खिलाफ। इसने शाही सेना भेजी दिल्ली से और काफी इसने मारकाट मचाई थी और नाथ समुदाय का दमन करने में, हालांकि ये काफी टक्कर ली थी इस समुदाय ने। ये एक मतलब एक बहुत अच्छा बड़ा मुद्दा था कि इतनी टक्कर लेने वाला समुदाय, ये उम्मीद नहीं थी उस समय पे, है ना। तो ये जो था, ये पर्सनल नीतियों से, पर्सनल रीजन से, यानी दमनकारी नीतियों से के खिलाफ था औरंगजेब का। देखो 1669 में जाटों का विद्रोह कृषि नीतियों के खिलाफ, 72 में सतनामियों का विद्रोह दमनकारी नीतियों के खिलाफ। ये दोनों डिफरेंस समझ लेना, है ना। इसके बाद बेटे करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। और मोहम्मद शाह रंगीला की यदि मैं बात करूं, भाई ये युद्धाभ्यास कर रहे थे और नादिर शाह ने घेर लिया, है ना। फिर बाद में इसे कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन देना पड़े, और ये फिर इनको लूट के और वापस ईरान भाग गया था। ये करनाल का युद्ध है, 1739 में हुआ था। 14 जनवरी 1761 को क्या होता है? पानीपत की तीसरी लड़ाई। लेकिन उससे पहले 15 अक्टूबर 1754 को, 15 अक्टूबर 1754 को मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय जो है मराठों को थानेसर भेंट में दे देता है। धीरे धीरे मराठे संपूर्ण हरियाणा पे अपना कब्जा कर लेते हैं। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठों का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ। और पानीपत के काला अंब में हुआ था, जहां पे आज भी 14 जनवरी को शौर्य दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र के सीएम ने बेटे काला अंब की देखरेख के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए हैं। ये करंट अफेयर था, 2020 में ही दिए हैं।
19 एंड में दिए हैं। वॉर हीरो मेमोरियल पानीपत के कालाअंब में है ना। ये कुछ कारण मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये क्यों हारे। इसके अलावा एक चीज लिखना यहां रह गई है कि मराठों ने देवी तालाब, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब मंदिर का निर्माण यहाँ पे कराया था। वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं लिखवा दूंगा। और उसके बाद कैसे जॉर्ज थॉमस आया है, पैरो फ्रांसीसी और उसका दोस्त था बोगेन, कैसे मतलब वो मिले हैं एक दूसरे के साथ, कैसे उनकी लड़ाई हुई है, वो सारी चीजें हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। और 1857 की क्रांति प्रोबेबली शुरू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए, तो ये थी आज की क्लास। और बच्चे कल फिर मिलते हैं 5 बजे, सॉरी 4 बजे। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, हंसते रहो, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।